हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आप सभी का केमिस्ट्री की क्लास में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है सॉल्यूशन। दोस्तों, हम लास्ट क्लास में विलेयता का अध्ययन कर रहे थे और मैं आपको पढ़ा रहा था ठोसों की द्रव्यमय विलेयता। तो हम पढ़ रहे थे ठोसों की द्रव्यमय विलेयता और आपको ध्यान होगा दोस्तों, हम विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ रहे थे। ठोसों की द्रव्यमय विलेयता को प्रभावित करने वाले 3 कारक थे। एक था विलेय व विलायक की प्रकृति, विलेय व विलायक की प्रकृति, ठीक है। दूसरा प्रभावित करने वाला कारक था, याद करें, ताप। और तीसरा कौन सा बताया था? दाब। तो ठोस की द्रव्यमय विलेयता में हम एक कारक पढ़ चुके थे, विलेय व विलायक की प्रकृति। और आज हम पढ़ेंगे कौन सा दूसरा प्रभावित करने वाला कारक? ताप। ठीक है। तो ठोस की द्रव्यमय विलेयता को दूसरा प्रभावित करने वाला मैं दूसरा कारक आपको पढ़ाने जा रहा हूं, जो है ताप, टेम्परेचर। अब सुनो एक बात, इसको स्टार्ट कर कुछ बातें आपको बताता हूँ उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के बारे में। जैसे मान लो ये एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है A+B और इससे बन रहा है दोस्तों C। ये एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। अगर ये अभिक्रिया अग्र दिशा में, देखो इसमें 2 दिशा होती है उत्क्रमणीय अभिक्रिया में, A और B से C बन रहा है, ये तो अग्र दिशा है, और वापस C से A और B बन रहा है, ये पश्चिम दिशा है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया दोनों दिशाओं में चलती है ना। ये तो अग्र दिशा हो गई C का बनना, और C से वापस A और B का बनना, ये हो गई पश्चिम दिशा। क्लियर? अब मेरी बात को सुनो। अगर ये अभिक्रिया अग्र दिशा में ऊष्मा शोषी है तो पश्चिम दिशा में ये ऊष्मा क्षेपी होगी। मतलब ये अभिक्रिया इधर को ऊष्मा शोषी है तो इधर की दिशा में ऊष्मा कैसी होगी? क्षेपी होगी। उत्क्रमणीय अभिक्रिया जैसे मतलब A और B से जब C बनता है तो ऊष्मा अवशोषित होती है। ऊष्मा शोषी का मतलब A और B C बनाने के लिए ऊष्मा का अवशोषण करते हैं। तो जब C वापस A और B बनाएगा तो ऊष्मा का उत्सर्जन होगा। तो कोई उत्क्रमणीय अभिक्रिया अगर एक दिशा में ऊष्मा शोषी है तो दूसरी दिशा में क्या होगी? ऊष्मा क्षेपी। क्लियर? अच्छा, लासातालिये के अनुसार एक वैज्ञानिक हैं, कौन सा? लासातालिये। और लासातालिये के नियम जो हैं ये उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं पर लागू होते हैं। एक एक शब्दों को सुनना मेरे को। लासातालिये के नियम कौन सी अभिक्रियाओं पर लागू होते हैं? उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं पर। लासातालिये कहता है यदि किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया में, जैसे ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया लिखी हुई है, यदि किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया में ताप में वृद्धि करें तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा। देखो, अपन ताप को एक तरह से ऊष्मा मान सकते हैं। अगर मैं ताप बढ़ाऊं, है ना, ताप मतलब एक तरह से ऊष्मा बढ़ाऊं। ऊष्मा किसको चाहिए? ऊष्मा शोषी देखो यहाँ 2 अभिक्रिया है। ये अग्र अभिक्रिया ऊष्मा शोषी है, पश्चिम ऊष्मा क्षेपी है। मुझे ये बताओ ऊष्मा किसको चाहिए? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया को है? अरे A और B से C बनता है, ऊष्मा का अवशोषण होता है। अगर हम ताप बढ़ाते हैं यहाँ पर तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया को ताप चाहिए, तो अग्र अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा और पश्च अभिक्रिया का वेग घट जाएगा। सही है? मतलब ऊष्मा शोषी अभिक्रिया ताप से खुश हो जाएगी और खुश होकर के इसका वेग बढ़ जाएगा। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया जो है ये तो ऊष्मा का उत्सर्जन करती है। अगर हम ताप बढ़ाएंगे तो ऊष्मा क्षेपी नाराज, तो पश्च अभिक्रिया का वेग घट जाएगा। मैं सिंपल भाषा में कहूँ, यदि कोई उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, सही है, अगर वो अग्र दिशा में ऊष्मा शोषी है तो पश्चिम दिशा में वो अभिक्रिया कैसी होगी? ऊष्मा क्षेपी होगी। ताप बढ़ाने पर कौन सी अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा? ऊष्मा शोषी का। ये लासातालिये की बात है, लासातालिये कहता है। और ताप बढ़ाने पर ऊष्मा शोषी का वेग बढ़ेगा और ऊष्मा क्षेपी का वेग घटेगा। अब वापस आ जाओ,
हम पढ़ रहे हैं ठोस की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा? ताप। सही है। आपको पता ही है संतृप्त विलयन में, भाई विलेयता संतृप्त विलयन में ही तो देखी जाती है? संतृप्त विलयन, ध्यान करो, ऐसा विलयन जिसमें विलेय अधिकतम है, या यूं कहूं विलायक में विलेय को अधिकतम घोल लिया जाए तो विलयन कैसा बनेगा? संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन में लास्ट क्लास में आप याद करो, निम्न अभिक्रिया चलती है या संपन्न होती है। ठीक है, संतृप्त विलयन में निम्न अभिक्रिया, और बढ़िया कहूं साम्य पर होती है। ठीक है, मान लो एक संतृप्त विलयन है तो उसमें निम्न अभिक्रिया साम्य पर होगी। कौन सी है? याद करो, विलेय प्लस विलायक है। ध्यान करो, विलेय के कण विलायक में जाएंगे और विलयन का निर्माण करेंगे। एक तो अभिक्रिया ये चलेगी, सही है, और दूसरी अभिक्रिया आपको याद होगा, वापस कुछ समय बाद विलयन से विलेय के कण विलेय और विलायक का निर्माण करेंगे। यूं कह दूं, एक अभिक्रिया पश्च भी चलती है, विलयन से वापस क्या बनता है? विलेय और विलायक। अग्र अभिक्रिया कौन सी है? विलीनीकरण। ध्यान आ रही हो तो। और पश्च अभिक्रिया कौन सी है? ये पश्च दिशा में जो चल रही है, क्रिस्टलीकरण। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। ध्यान है, जब किसी ठोस पदार्थ को, जब किसी ठोस विलेय को द्रव विलायक में विलेय करते हैं, जब किसी ठोस पदार्थ को या ठोस विलेय को द्रव विलायक में घोलते हैं तो ठोस विलेय के सतह से कुछ कण विलायक में पहुंच करके विलयन का निर्माण करते हैं, और ये अभिक्रिया कहलाती है विलीनीकरण की। कुछ समय बाद विलयन से कुछ विलेय के कण ठोस विलेय के कणों से टक्कर करते हैं और विलयन से पृथक हो जाते हैं, और ये पश्च अभिक्रिया चलती है। लास्ट वीडियो देखना आप ढंग से। तो जब इन दोनों अभिक्रियाओं में साम्य आ जाता है तो विलयन कैसा हो जाता है? संतृप्त। तो अपन कह सकते हैं संतृप्त विलयन में ये दोनों अभिक्रियाएं चलती हैं, विलीनीकरण की और क्रिस्टलीकरण की, और साम्य पर होती हैं। साम्य पर होती हैं मतलब अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया का वेग बराबर होता है। ये लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, बड़े ध्यान से समझना। मान लो एक NaCl का विलयन है। किसका विलयन है? NaCl का। संतृप्त विलयन है, और उसमें ये दोनों अभिक्रियाएं उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं चल रही हैं। ये अभिक्रियाएं चल रही हैं, ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया इस NaCl के विलयन में चल रही है। अब देखना पड़ेगा हमको, पढ़ रहे हैं हम विलेयता पर ताप का प्रभाव। ये संतृप्त विलयन है तो इस समय इसमें कौन आई हुई है? विलेयता है, मतलब संतृप्त विलयन है तो इसमें विलेय अधिकतम घुला हुआ है। अब हम विलेयता पर किसका प्रभाव पड़ रहे हो? ताप का प्रभाव। ये संतृप्त विलयन है, इसमें ये विलीनीकरण और क्रिस्टलीकरण की अभिक्रियाओं में साम्य स्थापित है, मतलब इसमें विलेय अधिकतम घुला हुआ है। सही है, तो इसमें NaCl अधिकतम घुला हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, बात को ढंग से समझना। मान लो मैं ताप में वृद्धि करता हूँ तो डिपेंड करेगा, अगर अग्र अभिक्रिया ऊष्मा शोषी है, अग्र अभिक्रिया का मतलब समझ गए, विलीनीकरण की अभिक्रिया। सोचना, मान लो मैं ताप में वृद्धि करता हूं और विलीनीकरण की अभिक्रिया ऊष्मा शोषी है, तो आप समझ गए होंगे क्रिस्टलीकरण की अभिक्रिया ऊष्मा क्षेपी होगी। अगर मैं ताप में वृद्धि करता हूं तो कौन सी अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा? आपको पता ही है, अग्र अभिक्रिया का। विलीनीकरण की अभिक्रिया ऊष्मा शोषी है, अग्र अभिक्रिया विलीनीकरण की है, और पश्च अभिक्रिया क्रिस्टलीकरण की है। ताप बढ़ाएंगे तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा, मतलब विलीनीकरण की अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा, मतलब इस अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। और जैसे विलीनीकरण की अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा, दिमाग लगाओ, विलयन बनना बढ़ जाएगा, विलयन का निर्माण अधिक होगा, और विलयन का निर्माण जब अधिक होगा तो विलेय विलायक में घुलेगा। अरे अपन ऐसे कह सकते हैं, विलेय विलायक में घुल करके विलयन बनाता है, ये विलीनीकरण की अभिक्रिया है,
और ताप बढ़ाने पर अगर विलीनीकरण की अभिक्रिया बढ़ेगी तो विलेय का विलायक में घुलना बढ़ेगा, और विलेय का घुलना बढ़ेगा तो आप बताइए विलेयता बढ़ी कि घटी? विलेयता बढ़ी। सही है। तो मेरी बात को कर ढंग से आप मेरी बात को आप समझने की कोशिश करो, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखो, अगर अपन डिपेंड करेगा अभिक्रिया पर, आपको पता ही है संतृप्त विलयन में ये अभिक्रिया चलती रहती है। सही है। और ये अभिक्रिया जो चलती रहती है इसमें अग्र अभिक्रिया विलीनीकरण की है, पश्च अभिक्रिया क्रिस्टलीकरण की है, और दोनों अभिक्रियाओं के मध्य क्या स्थापित होता है? साम्य। अगर मैं ताप बढ़ाता हूं तो क्या फर्क पड़ेगा? अगर अग्र अभिक्रिया ऊष्मा शोषी है, समझ रहे? जैसे मैं कुछ एग्जांपल देता हूं, NaCl, KCl, NaNO3, KNO3, AgNO3, ये मैंने कुछ लवण लिखे हैं। इन लवण के लिए जो अग्र अभिक्रिया है, अग्र का मतलब समझ गए मेरी बात, विलीनीकरण की अभिक्रिया कैसी है? ऊष्मा शोषी है। सही है। तो जब हम ताप में वृद्धि करते हैं तो अग्र अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, मतलब विलेय के कण विलायक में घुल करके विलयन का निर्माण अधिक करते हैं। तो विलेय का कण विलेय अधिक घुलेगा, अग्र अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा तो विलयन अधिक बनेगा, मतलब विलेय का घुलना बढ़ जाएगा, और विलेय ज्यादा घुलेगा तो विलेयता में क्या होगी? वृद्धि। तो ताप में वृद्धि करने पर विलेयता बढ़ेगी। बात को समझ लो। इनके लिए, इन लवणों के लिए, इन लवणों के विलयन में जो ये अभिक्रिया चलती है उत्क्रमणीय है, इसमें विलीनीकरण की अभिक्रिया अर्थात अग्र अभिक्रिया ऊष्मा शोषी होती है। तो ताप बढ़ाने पर विलीनीकरण की अभिक्रिया बढ़ जाती है। लासातली यही तो कहता है कि ताप बढ़ाने पर ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा। तो ताप बढ़ाने पर ऊष्मा शोषी मतलब विलीनीकरण की अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा, विलयन का निर्माण अधिक होगा, विलेय अधिक घुलेगा तो विलेयता बढ़ेगी। इसके जस्ट विपरीत कुछ पदार्थ ऐसे भी हैं जैसे NaOH, सही है, CaO, CaCO3, Li2CO3, है ना। ये ऐसे हैं, ढंग से देख लो इन्हें। और लिख लेता हूं Na2CO3.NH2O या H2 लिख लो केवल। मेरी बात को आप समझने की कोशिश करो, मैं क्या लिखने जा रहा हूं। ये नीचे जो भी लिखे हैं मैंने, इनके लिए पश्च अभिक्रिया ऊष्मा शोषी है, तो अग्र ऊष्मा क्षेपी होगी। मतलब पश्च अभिक्रिया मतलब क्रिस्टलीकरण की अभिक्रिया ऊष्मा शोषी है। तो ताप बढ़ाने पर इनके लिए कौन सी अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा? पश्च अभिक्रिया का। अब आप खुद ही सोचो, पश्च अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा मतलब विलयन में से विलेय और विलायक बन रहे हैं। तो विलयन से जब विलेय और विलायक बनेंगे तो विलयन में विलेय का घुलना बढ़ा कि घटा? घटा। तो यहां पर ताप बढ़ाने पर विलेयता घटेगी, क्योंकि जैसे ही मैं ताप बढ़ाऊंगा, अगर पश्च अभिक्रिया ऊष्मा शोषी है, इन सब के लिए पश्च अभिक्रिया ऊष्मा शोषी है, तो ताप बढ़ाने पर पश्च अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा, मतलब विलयन से विलेय और विलायक अलग अलग होंगे, तो विलयन में विलेय का घुलना कम हो जाएगा, और विलेय का घुलना कम हो जाएगा तो आप समझ सकते हो विलेयता घटेगी। पर बात तो ये आई कि ताप विलेयता को प्रभावित करने वाला कारक है या नहीं है। कुछ विलयनों में ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है, उन विलयनों में जिनमें अग्र अभिक्रिया अर्थात विलीनीकरण की अभिक्रिया ऊष्मा शोषी है, और जिन विलयनों में, जिन संतृप्त विलयनों में पश्च अभिक्रिया ऊष्मा शोषी है, वहां पर ताप बढ़ाने पर विलेयता में क्या आती है? कमी। तो मेरे समझ गए होंगे। अगर आप समझ के आ गई तो आप लिख सकते हैं। तो दूसरा प्रभावित करने वाला कारक कौन हो गया? ताप। डालो नंबर 2 ताप। प्रभावित करने वाला कारक पढ़ रहे हैं। पहला पढ़ा था विलेय व विलायक की प्रकृति, और नंबर 2 पढ़ोगे आप ताप। डालो इसमें हेडिंग नंबर 2 ताप। मैं बोलता हूं, लिखो। देखो, संतृप्त विलयन में निम्न अभिक्रिया साम्य पर होती है। संतृप्त विलयन में निम्न अभिक्रिया साम्य पर होती है।
संतृप्त विलयन में निम्न अभिक्रिया साम्य पर होती है। ये अभिक्रिया आप नोट कर लो, ऐसे की ऐसे ही निम्न अभिक्रिया साम्य पर होती है। ये अभिक्रिया आप ऐसे की ऐसे ही नोट कर लो। क्लियर? जल्दी लिखो। लिख लिया? ये यहां तक नोट कर लो जो मैंने ये बंद किया है ना। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन से आ जाओ और तीर का चिन्ह लगा करके लिखो। ठीक है, मैं ऐसे लिखा सकता हूं, को एक बार सुन लो। यदि विलीनीकरण की अभिक्रिया अर्थात अग्र अभिक्रिया, यदि अग्र अभिक्रिया अर्थात विलीनीकरण की अभिक्रिया ऊष्मा शोषी है तो ताप में वृद्धि करने पर लासातालीय के अनुसार विलीनीकरण की अभिक्रिया में क्या होती है, विलीनीकरण की अभिक्रिया के वेग में क्या होती है, वृद्धि होती है। सही है, लासाताली यही तो कहता है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। क्योंकि अगर अभिक्रिया शोषी है तो ताप में वृद्धि करोगे तो विलीनीकरण की अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा, अर्थात विलेय का घुलना बढ़ेगा। विलेयता में क्या होती है, वृद्धि। जैसे इन लवणों को हम उदाहरण में लिख लेंगे, तो लिखो, तीर का चिन्ह लगाओ। यदि 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 अग्र अभिक्रिया अर्थात विलीनीकरण की अभिक्रिया, यदि अग्र अभिक्रिया अर्थात विलीनीकरण की अभिक्रिया ऊष्मा शोषी है विलीनीकरण की अभिक्रिया ऊष्मा शोषी है तो लासातालीय के अनुसार ताप में वृद्धि करने पर विलीनीकरण की अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। विलीनीकरण की अभिक्रिया का वेग बढ़ता है जिससे विलेय की विलेयता में वृद्धि होती है। विलेय की विलेयता में वृद्धि होती है। सही है, विलेय की क्या बढ़ेगी, विलेयता, विलेयता में वृद्धि होती है। जैसे या एग्जाम्पल, इन सबको लिखो। NaCl, KCl, NaNO3, KNO3, AgNO3 इत्यादि। इत्यादि का मतलब समझ जाना, मेरा कहने का मतलब समझ जाना कि इन लवणों का कोई भी इनमें से लवण है और उसका विलयन है, संतृप्त विलयन, तो वहां पर यह अभिक्रिया तो चलती रहेगी। अगर आप ताप में वृद्धि करते हो तो इनकी विलेयता बढ़ जाएगी। सही है क्या? तो इनकी विलेयता बढ़ जाएगी सबकी। मतलब NaCl, देखो एक पानी ठंडा है तो उसमें NaCl कम घुलेगा, पानी गर्म है तो NaCl ज़्यादा घुलेगा। मेरा कहने का मतलब समझ जाओ आप, विलेयता बढ़ेगी। इन सबको लिख लो, NaCl, KCl, NaNO3, KNO3, AgNO3 इत्यादि। ठीक है, अब नेक्स्ट एरो, नेक्स्ट लाइन पर आ जाओ, एरो लगाओ, लिखो। अब इनके बारे, एक मिनट रुक जाओ पहले, अब इनके बारे में वैसे लिखा सकते हैं। सुनो, यदि अग्र अभिक्रिया नहीं, आपके पश्च अभिक्रिया के बारे में, यदि पश्च अभिक्रिया अर्थात क्रिस्टलीकरण की अभिक्रिया ऊष्मा शोषी है तो अग्र अभिक्रिया ऊष्मा छेपी है, कैसे भी कह लो, तो ताप में वृद्धि करने पर पश्च अभिक्रिया अर्थात क्रिस्टलीकरण की अभिक्रिया में क्या होगी, वृद्धि
जिससे जिससे विलेयता में क्या आती है, कमी। या यूँ कहूँ विलयन निर्माण की अभिक्रिया का दर क्या हो जाती है, कम। दर मतलब वेग कम हो जाता है। पश्च अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, विलयन निर्माण की अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, कम, और विलेयता में क्या आएगी, कमी। क्लियर? लिखो इस बात को, लिखो। यदि पश्च अभिक्रिया अर्थात क्रिस्टलीकरण की अभिक्रिया, यदि पश्च अभिक्रिया अर्थात क्रिस्टलीकरण की अभिक्रिया ऊष्मा शोषी है, पश्च अभिक्रिया अर्थात क्रिस्टलीकरण की अभिक्रिया ऊष्मा शोषी है, तो ताप में वृद्धि करने पर, ताप में वृद्धि करने पर क्रिस्टलीकरण की अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। क्रिस्टलीकरण की अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, और जब इस अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा, आप समझ सकते हो, तो विलयन से विलेय और विलायक बनेगा, तो विलेयता घट तो जाएगी, विलेय अलग हो रहा है। तो क्रिस्टलीकरण की अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, जिससे विलेय की विलेयता कम हो जाती है, विलेय की विलेयता कम हो जाती है। और एग्जाम्पल में ये सभी लिख लो। NaOH CaO कैल्शियम ऑक्साइड, NaOH जार गए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, Li2CO3 लिथियम कार्बोनेट, Na2CO3.H2O सोडियम कार्बोनेट। तो ये सभी ऐसे हैं कि इनका जब विलयन बनाते हैं तो पश्च अभिक्रिया जो है वो ऊष्मा शोषी होती है। तो ताप में वृद्धि करने पर पश्च अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, और पश्च अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा तो विलेयता में क्या आएगी, कमी। समझ के पढ़ो, समझ के, रटो नहीं, रटो नहीं, रट रहे कुछ तो रटने की प्रवृत्ति से बैठे हुए हैं। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल और बताऊंगा, इसमें ढंग से देखना। देखो, एक लवण है Na2SO4.10H2O, इसका नाम पहले भी बताया था मैंने, इसको ग्लूवर लवण कहते हैं। ढंग से सुनना मेरी बात, आपकी बुक में लिखा हुआ है इसलिए बता रहा हूं मैं इसे। ठीक है, कौन सा लवण है, ग्लूवर लवण, Na2SO4.10H2O, ये ग्लूवर लवण है। सही है, ये आपको पता ही है, ये एक लवण है, और ये 10H2O ये क्या है, क्रिस्टलीकृत जल है। क्रिस्टलीकृत जल का मतलब समझ जाना, बात को ढंग से समझना। सही है, क्रिस्टलीकृत जल का मतलब समझ जाओ, ये अंतराकाशों में उपस्थित जल है। लवण है Na2SO4, और लवण है तो लवण तो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, और क्रिस्टलीय ठोस में बीच बीच में अंतराकाश होते हैं, खाली जगह होती हैं, रिक्तियाँ होती हैं, उन रिक्तियों में ये उपस्थित होते हैं जल के अणु। सही है। अच्छा, जब इसका ताप बढ़ाते हैं तो 32.4 डिग्री सेल्सियस ताप तक, तो कितने ताप तक, 32.4 डिग्री सेल्सियस ताप तक विलेय के अणु अर्थात H2 अणु इसमें से निष्कासित होते हैं, और H2 अणु का निष्कासन होने से एक तरह से क्या बढ़ती है, इसकी विलेयता। देखो, अभिक्रिया ये होती है ना, आपको ध्यान हो, बड़ी बारीकी से समझने की कोशिश करना। अभिक्रिया ये है विलेय प्लस विलायक, और क्या बन रहा है, विलयन। अच्छा, जब मैं गर्म करता हूँ, ताप में वृद्धि करता हूँ इस ग्लूवर लवण के लिए, सही है,
ताप में वृद्धि करता हूं तो इसमें से ये जल के अणु निकलेंगे, जल के अणु निकलेंगे तो विलय बढ़ेगा, विलय विलायक क्रिया करके विलयन बनाएगा। तो जैसे जैसे जल के अणु निकलते हैं तो जल के अणु निकलने से, हाँ तो भाई मैं ये बात समझा रहा था कि इसमें से जल के अणु जाएंगे। देखो आप ऐसे नहीं समझ में आ रही तो इसको ऐसे समझ लो। ये ग्लूबर लवण है, अब बड़े ध्यान से देखना, ये ग्लूबर लवण का टुकड़ा है, इसमें जगह जगह जल के अणु भरे पड़े हैं। सही है, क्रिस्टलीकृत जल है। जब मैं ताप में वृद्धि करता हूं तो कितने टेम्परेचर तक, 32.4 डिग्री सेल्सियस तक इसमें से जल के अणु निकल करके विलायक में जाएंगे। तो यहां पर जल के अणु विलय की भूमिका निभा रहे हैं। जब ये निकल करके विलायक में जाएंगे तो विलयन ही तो बनेगा, एक तरह से हम ऐसे मान सकते हैं। तो 32.4 डिग्री सेल्सियस तक तो इसमें से जल के अणु निकलते हैं, और जल के अणु निकलते हैं तो क्या बढ़ती है, विलेयता बढ़ती है। ढंग से सुनना। तो ग्लूबर लवण को गर्म करें हम, तो 32 ये उसका विलयन है। ताप में वृद्धि करें ग्लूबर लवण के लिए तो 32.4 डिग्री सेल्सियस तक तो जल के अणुओं का निष्कासन होता है, जिससे विलेयता बढ़ती है। फिर बाद में क्या होता है, इसकी पश्च अभिक्रिया, ढंग से सुन लो, ऊष्मा शोषी होती है। और पश्च अभिक्रिया ऊष्मा शोषी है तो आप समझ गए होंगे। फिर जब जल के अणु सब बाहर निकल जाएंगे उसके बाद ताप में बढ़ाने पर विलेयता में क्या आएगी, कमी आएगी। बड़े ध्यान से सुन लेना। तो अपन कह सकते हैं, देखो दोबारा सुनो, ग्लूबर लवण का फॉर्मूला है Na2SO4.10H2O। हम कह सकते हैं इस लवण के ताप में वृद्धि करने पर 32.4 डिग्री सेल्सियस ताप तक जल के अणुओं का निष्कासन होने से विलेयता में क्या होती है, वृद्धि होती है, तथा बाद में ताप के 32.4 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने पर क्या होगा, बाद में इसकी पश्च अभिक्रिया ऊष्मा शोषी होने के कारण क्रिस्टलीकरण की अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा और विलेयता में क्या आएगी, कमी। तो 32.4 डिग्री सेल्सियस तक तो विलेयता में वृद्धि होती है। सही है, और बाद में क्या आती है, वृद्धि है, कट। तो मतलब इसमें ऐसा हो रहा है कि 32.4 डिग्री सेल्सियस तक तो विलेयता बढ़ी और बाद में विलेयता घटने लग जाएगी। मतलब ये एक तरह एक अलग ही एग्जाम्पल है। इसकी विलेयता पहले बढ़ी फिर घटी। सही है, तो पहले क्यों बढ़ी, या यूं कहूं 32.4 डिग्री सेल्सियस ताप तक विलेयता क्यों बढ़ी, क्योंकि इस ताप तक इसमें से जल के अणु निकलेंगे, विलयन निर्माण बढ़ेगा। बाद में क्यों घटी, क्योंकि पश्च अभिक्रिया ऊष्मा शोषी होने के कारण क्रिस्टलीकरण की अभिक्रिया का क्या हो जाएगा, वेग बढ़ जाएगा। सही है ना। अच्छा, तो लिखो इसमें, ठीक है, लिखो नीचे एक लाइन ऐसे लगा करके लिखो। लिखो इसमें, लिखो जब ग्लूबर लवण कोष्टक में फॉर्मूला लिख लो Na2SO4.10H2O, Na2SO4.10H2O के ताप में वृद्धि करते हैं, ताप में वृद्धि करते हैं तो एक निश्चित ताप 32.4 डिग्री सेल्सियस तक 32.4 डिग्री सेल्सियस तक क्रिस्टलीकृत जल के अणुओं के बाहर निकलने के कारण
बाहर निकलने के कारण विलेयता में वृद्धि होती है। विलेयता में वृद्धि होती है। सही है। तथा बाद में विलेयता में कमी आती है। सही है। विलेयता में क्या आती है? कमी। तो हम कह सकते हैं कि ग्लूबर लवण की विलेयता अधिकतम कब होती है? 32.4 तक। भाई टेम्परेचर अपन बढ़ाते गए, 32.4 तक जल के अणु निकलते जाएंगे, विलेयता बढ़ती जाएगी, फिर घटेगी। तो हम कह सकते हैं अर्थात ग्लूबर लवण की विलेयता 32.4 डिग्री सेल्सियस ताप पर अधिकतम होती है और यह ताप कहलाता है संक्रमण ताप। संक्रमण ताप समझ गए? वह ताप जिस पर किसी पदार्थ की विलेयता अधिकतम हो। सही है। तो इस बात को लिख लो, यहां पर नीचे लिखो, अर्थात ग्लूबर लवण की विलेयता ग्लूबर लवण की विलेयता ग्लूबर लवण की विलेयता 32.4 डिग्री सेल्सियस ताप पर अधिकतम होती है। 32.4 डिग्री सेल्सियस ताप पर अधिकतम होती है। ठीक है। और लिख लो, यह ताप संक्रमण ताप कहलाता है। यह ताप संक्रमण ताप कहलाता है। क्लियर? तो हम दो प्रभावित करने वाले कारक पढ़ चुके हैं। ठोस की द्रव्यमय विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक हम पढ़ रहे हैं। पहला आपने कौन सा पढ़ा था? विलेय व विलायक की प्रकृति। दूसरा कौन सा पढ़ा था? ताप। और तीसरा प्रभावित करने वाले कारक पढ़ोगे आप दाब, प्रेशर। देखो आप यहां पर क्या कर रहे हो? कोई ठोस विलेय को द्रव विलायक में घोल रहे हो। विलायक द्रव है और ये ठोस है। विलेय ठोस है, विलायक द्रव है। ठोस के द्रव में विलेयता ही तो पढ़ रहे हो। और दोनों पर प्रेशर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ना ठोस पर ना द्रव पर। मतलब यहाँ ठोस की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाला कारक कौन नहीं है? दाब नहीं है। क्योंकि दाब से ना तो ठोस पर कोई फर्क पड़ता है, ना दाब से द्रव पर। देखो दाब का प्रभाव किस पर पड़ता है? गैस पर। जैसे ये गैस है, अगर मैं यहाँ पर दाब लगाऊं तो दाब लगाने पर गैस के अणु संपीड़ित हो जाते हैं। संपीड़ित मतलब दाब लगाने पर गैस के अणु पास पास आ जाते हैं। पर ठोस और द्रव दोनों पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यहाँ पर विलेय ठोस है जो आप टॉपिक पढ़ रहे हो, और विलायक द्रव है, और दोनों ही असंपीड्य होते हैं। असंपीड्य का मतलब दोनों दाब लगाने पर दोनों के कण पास पास नहीं आते हैं। ये होता है संपीड्य। मतलब यहाँ पर दाब लगाने पर संपीड़ित हो जाता है। ये संपीड़ित का मतलब इसके अणु पास पास आ जाते हैं। तो अपन कह सकते हैं चूंकि ठोस व द्रव दोनों असंपीड्य होते हैं, ठोस विलेय और द्रव विलायक दोनों ही असंपीड्य होते हैं, मतलब दाब लगाने पर इनके कण पास पास नहीं आते, तो इन पर तो कोई प्रभाव पड़ेगा ही नहीं दाब का। तो सिंपल भाषा में मैं अगर कहूँ तो मैं ऐसे कह सकता हूँ, दाब का सामान्यतया ठोस की द्रव में विलेयता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि ठोस व द्रव दोनों ही असंपीड्य होते हैं। गैस पर प्रभाव पड़ेगा विलेयता पर। गैस पर जैसे नीचे पानी भर रहा हो और ऊपर कोई गैस हो तो आप आइडिया लगा सकते हो दाब बढ़ाने पर यहाँ विलेयता बढ़ेगी। सिंपल भाषा में याद रखें कि ठोस की द्रव में विलेयता पर दाब का कोई प्रभाव नहीं होता है, या ठोस की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाला कारक दाब नहीं है, क्योंकि दाब का ठोस व द्रव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
यानी कह दो ठोस व द्रव दोनों ही असंपीड्य होते हैं। ठीक है, तो नंबर 3 डालो दाब। लिखो, इसमें लिखो, ठोस की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाला कारक, ठोस की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाला कारक दाब नहीं है। प्रभावित करने वाला कारक दाब नहीं है। दाब नहीं है क्योंकि ठोस व द्रव दोनों असंपीड्य होते हैं। मतलब दाब लगाने पर इनके कण पास पास नहीं आते, तो इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा दाब का, क्योंकि ठोस व द्रव दोनों के कण असंपीड्य होते हैं। सही है, तो हम यहाँ पर ये टॉपिक पूरा पढ़ चुके हैं, ठोस की द्रव में विलेयता, और इसमें मैंने आपको प्रभावित करने वाले कारक 3 पढ़ाए, विलेय व विलायक की प्रकृति, दूसरा कारक पढ़ाया मैंने ताप, और तीसरा दाब। पर दाब में आपने ढंग से देखा कि दाब प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। अब इसके बाद पढ़ोगे आप गैसों की द्रव में विलेयता। नेक्स्ट टॉपिक, गैसों की द्रव में विलेयता। ये पढ़ोगे। पहले पढ़ो थी ठोस की द्रव में विलेयता, अब कहेंगे गैस की द्रव में विलेयता। समझ गए होंगे मेरी बात। यहाँ पर विलेय तो गैस है, खाली गैस लिख लेता हूँ, चलो गैस की या गैसों की कोई बात नहीं। विलेय तो यहाँ पर गैस है, और विलायक कौन है, यहाँ पर द्रव है। थोड़ा सा चेंज है, पहले विलायक ठोस था, अब के पहले विलेय ठोस था, अब के विलेय कौन है, गैस है। पहले ठोस की द्रव में विलेयता पढ़ी थी आपने, तो विलेय ठोस था, अब के विलेय गैस है, तो गैस की द्रव में विलेयता पढ़ेंगे। सही है, तो गैस की द्रव में विलेयता को अवशोषण गुणांक से प्रदर्शित करते हैं। बात को ढंग से समझना, अवशोषण गुणांक से प्रदर्शित करते हैं किसको, गैस की द्रव में विलेयता को। है, आपने पढ़ा था ठोस की द्रव में विलेयता को ऐसे दर्शाते हैं, ग्राम प्रति ग्राम विलायक, 100 ग्राम विलायक, ध्यान आ रहा हो तो है, ऐसे दर्शाते हैं। ठोस की द्रव में विलेयता क्या होती है वो बताया था, 100 ग्राम विलायक में घुली हुई अधिकतम विलेय की ग्राम में मात्रा, या ठोस की द्रव में विलेयता को मोल प्रति लीटर मोलरता से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान आ रहा हो, नहीं आ रहा। ठोस की द्रव में विलेयता को ग्राम प्रति 100 ग्राम विलायक, अर्थात 100 ग्राम विलायक में अधिकतम घुली हुई विलेय की ग्राम में मात्रा या मोल प्रति लीटर से व्यक्त करते हैं। और गैस की द्रव में विलेयता को किससे प्रदर्शित करते हैं, अवशोषण गुणांक से। अवशोषण गुणांक क्या है, नियत मतलब कांस्टेंट, ताप व दाब। यहाँ पर आप दाब ही कांस्टेंट करना है, क्योंकि ध्यान से देखो ठोस की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाला कारक दाब नहीं था, तो वहाँ अपने ताप ही कांस्टेंट करते थे। तो यहाँ पर ताप और दाब आपको दोनों ही कांस्टेंट करने हैं, नियत ताप व दाब पर। विलायक के निश्चित आयतन में, विलायक का हमने निश्चित आयतन ले लिया, जैसे विलायक 1 लीटर ले लिया, विलायक के निश्चित आयतन में विलेय गैस की मात्रा या घुली हुई गैस की मात्रा, ये कोई गैस घुल रही है इसमें, और ये घुली हुई गैस की मात्रा ही क्या कहलाएगी, अवशोषण गुणांक। सही है, मेरी बात को दोबारा से सुन लो, मैं क्या कहना चाहता हूं कि निश्चित ताप व दाब पर किसी विलायक के निश्चित आयतन में घुली हुई गैस का आयतन, जैसे ये गैस घुली मान लो 1 लीटर में आधा लीटर, बात को समझ लेना। दोबारा बोलता हूं, अवशोषण गुणांक क्या है,
नियत ताप व दाप पर किसी विलायक की के निश्चित आयतन में, निश्चित आयतन हो गया ना फिक्स 1 लीटर, किसी विलायक के निश्चित आयतन में घुली हुई गैस का आयतन, सही है, विलेय गैस का आयतन, घुली हुई गैस का आयतन, इस विलेय होने वाली गैस का आयतन ही क्या कहलाएगा? अवशोषण गुणांक। दोबारा सुनो, नियत ताप व दाब पर किसी विलायक के निश्चित आयतन में विलेय होने वाली गैस का आयतन क्या कहलाता है? अवशोषण गुणांक। तो हेडिंग डालो गैसों की द्रव्य विलेयता, फिर आगे बात करेंगे। हेडिंग डालो गैसों की द्रव्य विलेयता। गैसों की द्रव्य विलेयता लिखो इसमें। लिखो किसी गैस की द्रव विलायक में विलेयता को किसी गैस की द्रव विलायक में विलेयता को द्रव विलायक में विलेयता को अवशोषण गुणांक से प्रदर्शित करते हैं। अवशोषण गुणांक से प्रदर्शित करते हैं। जिसे निम्न प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। निम्न प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। डैश लगा करके इन्वर्टेड कोमा में परिभाषा स्टार्ट करो। जिसे निम्न प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। डैश लगा करके इन्वर्टेड कोमा में परिभाषा स्टार्ट करो। लिखो नियत ताप व दाब पर, नियत ताप व दाब पर किसी विलायक के निश्चित आयतन में, किसी विलायक के निश्चित आयतन में निश्चित आयतन में विलेय होने वाली गैस का आयतन, विलेय होने वाली गैस का आयतन अवशोषण गुणांक कहलाता है। अवशोषण गुणांक कहलाता है। ठीक है, अब यहां भी उसी तरह से पढ़ोगे। गैसों की द्रव्यमय विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, और वही 3 कारक आएंगे। तो अगले हेडिंग डालो गैसों की द्रव्यमय विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। गैसों की द्रव्यमय विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। नंबर 1 डालो विलेय व विलायक की प्रकृति। बिल्कुल डिटो उसी तरह से गैसों की द्रव्यमय विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, पहला ये आएगा, दूसरा ताप और तीसरा दाब। नोट कर लो इसे। ठीक है, जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूं, अब ढंग से सुनना।
यहाँ पर आपको पता है दोस्तों, विलेय तो गैस है और विलायक द्रव है, सही है। अगर कोई गैस द्रव विलायक से क्रिया करती है, कोई गैस मतलब विलेय, विलेय तो है यहाँ पर गैस। यदि कोई गैस जैसे अमोनिया है और ये जल है, ये तो अमोनिया हो गई, यहाँ पर समझ लेना मेरी बात है, अमोनिया तो गैस हो गई और ये हो गया, अमोनिया तो हो गई विलेय और विलायक हो गया जल। यदि कोई गैस विलायक से अभिक्रिया करती है, जैसे अमोनिया गैस को आप जल में घोलोगे तो क्रिया होगी और बनेगा NH4OH, NH3 + H2O, एक H इसमें जुड़ जाएगा, NH4OH बनेगा, है। मैं ऐसे कई एग्जाम्पल दे सकता हूँ, जैसे SO2 गैस है, ये जल से क्रिया करती है और H2SO3 बनाती है, CO2 गैस है, जल से क्रिया करती है, क्या बनाती है, H2CO3। तो जो गैसें विलायक से क्रिया करती हैं, उन गैसों की विलायक में विलेयता अधिक आती है, या कहूँ उन गैसों की विलेयता क्या होती है, ज़्यादा घुलती हैं वे गैसें। अगर कोई गैस विलायक से क्रिया करे तो उस गैस की विलेयता क्या होती है, ज़्यादा। और दूसरी बात, यदि कोई गैस ऐसी है जैसे HCl गैस है, वो विलायक से क्रिया ना करके विलायक में क्या हो जाए, आयनित मतलब आयनों में टूट जाए। HCl लवण है, इसको HCl अम्ल है, जल में डालोगे तो ये जल में बनाएगा Cl- और H+ इससे जुड़ करके क्या बना लेगा, H3O+। अरे इसमें से H+ आया जो H2O से जुड़ करके H3O+ बना रहा है और Cl-, मतलब ये HCl टूट गया H+ और Cl- में, Cl- और इसका H+ इससे जुड़ गया। यदि कोई गैस विलायक से क्रिया करती है, जैसे NH3SO2 ये सब विलायक से क्रिया कर रही है, या कोई गैस विलायक में क्या हो जाती है, आयनों में टूट जाती है, जैसे यहाँ ये टूट गई, HCl टूट गई H+ और Cl- में, तो उस गैस की विलेयता क्या होती है, अधिक, मतलब वो अधिक घुलती है विलायक में। दोबारा सुन लो, यदि कोई गैस विलायक से अभिक्रिया करती है या विलायक में आयनित हो जाती है, आयनों में टूट जाती है, तो उस गैस की विलेयता अधिक होती है, सही है। जैसे एग्जाम्पल में ये चारों गैस लिख सकते हैं और ये लिख सकते हैं। और कोई गैस ऐसी है जो न तो विलायक से क्रिया करती हो, न विलायक में आयनित होती हो, आयनों में टूटती हो, तो उसकी विलेयता क्या आएगी, कम आएगी। तो अब इस बात को लिखते हैं अपन, हेडिंग डालो, विलेय और विलायक की प्रकृति डाल दिया, लिखो इसमें। देखो, जो गैस विलायक के साथ रासायनिक अभिक्रिया करती है, जो गैस विलायक के साथ रासायनिक अभिक्रिया करती है, जैसे ये तीनों जल के साथ अभिक्रिया कर रही हैं, विलायक के साथ रासायनिक अभिक्रिया करती है, या वह गैस जो विलायक में आयनित हो जाती है, मतलब आयनों में टूट जाती है, ये टूट गई, वह गैस जो विलायक में आयनित हो जाती है, आयनित का मतलब आयनों में टूट जाती है, कॉमा, वह उस विलायक में अधिक घुलती है, वह उस विलायक में अधिक घुलती है। अधिक घुलती है का मतलब उसकी विलेयता अधिक होती है, क्लियर। जैसे NH3 अमोनिया, जैसे NH3 SO2 CO2 HCl आदि जल में अधिक मात्रा में घुलती हैं। NH3 SO2 CO2 HCl आदि जल में अधिक मात्रा में घुलती हैं, और इसके लिए इन रिएक्शनों को आप लिख लोगे, लिख लो। देखो, ये कुछ तो जल से क्रिया कर रही है, ऊपर की 3 और 1 जल में आयनित हो रही है,
तो जो जल से क्रिया करे या जल में आयनित हो जाए उसकी विलेयता क्या आएगी, ज्यादा आएगी। लिख लो इन्हें। अच्छा, अब मैं और गैसों की बात करता हूं। ये आपने लिख लिया हो तो जल्दी लिखा करो यार। अगर मैं अब और गैसों की बात करूं जैसे H2N2O2 हीलियम, ये जल से कोई क्रिया नहीं करती हैं और ना ही ये जल में आयनित होती हैं, तो इनकी जल में विलेयता क्या होगी, कम है। मैं यही तो बात कहना चाह रहा हूं। विलायक से अगर कोई गैस क्रिया करे तो उसकी विलेयता ज़्यादा आएगी और क्रिया नहीं करे तो विलेयता कम आएगी। तो इसमें नीचे एक बात और लिख लो स्टार लगा करके, H2N2O2He हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन हीलियम, H2N2O2He आदि गैसों की जल में विलेयता बहुत कम होती है, मतलब ये बहुत कम घुलती हैं, जल में विलेयता बहुत कम होती हैं। क्लियर? अच्छा, तो यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे, पहला कारक तो पढ़ चुके हैं गैस की द्रव्य में विलेयता। अब हम दूसरा कारक पढ़ेंगे, कौन सा, वही ताप। पर इसके लिए अब हम नेक्स्ट क्लास, ठीक है। तो आज हमने पहले तो पढ़ा ठोस की द्रव्य में प्रभावित करने वाले दो कारक पढ़े, ताप और दाब। दाब तो था ही नहीं, ताप ही ताप पढ़ा। फिर गैस की द्रव्य में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, गैस की द्रव्य में विलेयता को अवशोषण गुणांक से प्रस्तुत करते हैं, और उसका एक प्रभावित करने वाला कारक पढ़ाया था विलेय और विलायक की प्रकृति। वीडियो पसंद आ रही है, लाइक का मतलब आपको अच्छी लग रही है तो लाइक और कमेंट करें, कमेंट जरूर करें। मैं बार बार कहता हूँ कमेंट करो। अब हम आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।